हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एपिक स्टडी। मैं हूं अंकित। अपने टॉपिक किया था प्रकाश का परावर्तन। आज इसी टॉपिक के अपने एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ में टोटल आपको मिलेंगे 40 एमसीक्यू। ठीक है, सारे के सारे एमसीक्यू इस तरीके से बनाए हैं कि आपने जो भी पढ़ा है उस सारे का अच्छी तरीके से रिवीजन हो पाए। ठीक है, और इस पीडीएफ में दो वो क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने जो पिछली बार एलडीसी में इस टॉपिक से आए थे। प्रकाश के परावर्तन की अपने 3 क्लास हो चुकी है। ठीक है, पहली क्लास में हमने इस टॉपिक को 6ठी और 7वीं की बुक से किया था। ठीक है, दूसरी क्लास में इसी टॉपिक को 8वीं और 10वीं की बुक से किया था। 9वीं क्लास में तो परावर्तन है नहीं। ठीक है, और तीसरी क्लास में गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण सीखे थे। प्रतिबिंब निर्माण। देखो, आज की वीडियो का अपना उद्देश्य क्या है कि जो भी अपने ये 3 क्लास लगाई है, ठीक है, इस सारे का सारा रिवाइज हो जाए। साथ में आप अपनी तैयारी भी चेक कर सको कि आपको ये टॉपिक कितना समझाया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। देखो, निम्न में से दीप्त पिंड कौन सा है? पहला ऑप्शन है सूर्य, दूसरा ऑप्शन है ग्रह। देखो, दीप्त पिंड कौन सा पिंड होता है, मतलब कौन सी वस्तु है जिसे दीप्त पिंड कहेंगे? जिसका समय का प्रकाश हो, समय का प्रकाश हो, मतलब जिसमें से खुद में से प्रकाश निकल रहा हो, वो होता है दीप्त पिंड। जैसे सूर्य, सूर्य का समय का प्रकाश होता है तो सूर्य हो गया दीप्त पिंड। पर ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता। जैसे पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी का कोई खुद का प्रकाश नहीं होता। पृथ्वी हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है। ठीक है, मतलब इनमें से दीप्त पिंड कौन सा हो गया? सूर्य दीप्त पिंड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सूर्य का खुद का प्रकाश होता है। मतलब जिस भी पिंड का समय का प्रकाश हो वो होता है दीप्त पिंड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्रदीप्त पिंड। देखो, प्रदीप्त पिंड बिल्कुल इसका उल्टा हो गया। दीप्त पिंड जिसका खुद का प्रकाश हो वो तो हो गया दीप्त पिंड। जिसका खुद का प्रकाश नहीं हो, जो किसी दूसरे के प्रकाश से चमकता है, वो हो गया प्रदीप्त पिंड। जैसे देखो, चंद्रमा, चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है तो चंद्रमा हो गया प्रदीप्त पिंड। टॉर्च, टॉर्च का तो खुद का प्रकाश होता है तो टॉर्च होगी दीप्त पिंड। चंद्रमा हो गया प्रदीप्त पिंड। देखो अगला क्वेश्चन, प्रकाश गमन करता है। गमन करता है मतलब चलता है। ठीक है, 2 ऑप्शन है अपने पास कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है या प्रकाश सर्पिलाकार चलता है। तो देखो, परावर्तन की पहली क्लास में जब इस टॉपिक को 6ठी और 7वीं क्लास से किया था उसमें एक प्रयोग था। ठीक है, प्रयोग में ये देखो, ये बच्चा एक टेढ़ी मेढ़ी पाइप है, टेढ़ी मेढ़ी पाइप है, उससे मोमबत्ती की ज्वाला को या प्रकाश को देखने की कोशिश कर रहा है, पर ये देख नहीं पाता। क्यों नहीं देख पाता? क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। पर इसने पाइप कैसी ले रखी है? टेढ़ी मेढ़ी। तो प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी पाइप से इसकी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या कन्फर्म हो जाता है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चल सकता। तो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश का परावर्तन करता है। पहला ऑप्शन है दर्पण, दूसरा ऑप्शन है लेंस। देखो, परावर्तन का मतलब हो गया जब प्रकाश किसी दर्पण से टकराता है, प्रकाश किसी दर्पण से टकराता है, ठीक है, तो उसकी दिशा बदल जाती है, उसकी दिशा बदल जाती है। यही है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो परावर्तन कौन करता है? दर्पण करता है या लेंस करता है? परावर्तन करता है दर्पण। ठीक है, अगर लेंस की बात है तो लेंस करता है प्रकाश का अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, जल का पृष्ठ किसकी भांति व्यवहार करता है? जल का पृष्ठ, ऑप्शन नंबर 1 समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर 2 गोलीय दर्पण। देखो, अपने पढ़ा था कि समतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है जो अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, और गोलीय दर्पण भी 2 टाइप के पढ़े थे, उत्तल और अवतल। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। देखो, उत्तल दर्पण किस प्रकार का था? जिसमें प्रकाश टकराए दर्पण के ऊपर और पॉलिश हो दर्पण के अंदर वाले भाग पर। जिसमें प्रकाश दर्पण के ऊपर उठे हुए भाग पर टकराता है वो होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा दर्पण होता है? जिसमें प्रकाश दर्पण के अंदर धसे हुए भाग पर टकराता है। प्रकाश कहाँ पर टकराता है? अंदर धसे हुए भाग पर, और दूसरे भाग पर पॉलिश हो। कैसे याद रखा था? ऊ से ऊपर उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ भाग, उस पर प्रकाश टकराता है। ऐसे अंदर धसे हुए भाग पर प्रकाश टकराता है, तो वो हो गया अवतल दर्पण। तो देखो, जल का जो पृष्ठ होता है, मतलब जल का सरफेस है, वो ना तो ऊपर उठा हुआ है ना अंदर धसा हुआ है। मतलब जल का सरफेस है वो गोलीय दर्पण तो नहीं है, तो जल का सरफेस कैसा हो गया? समतल दर्पण।
देखो अगला क्वेश्चन है, बंकरों में छुपे सैनिक बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किसका यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें दो ऑप्शन है अपने पास, पहला परिदर्शी का, दूसरा कैलाइडोस्कोप का। तो इसका राइट आंसर है परिदर्शी का। तो देखो परिदर्शी होती क्या है, देखो अपने प्रकाश की किरण को तो नहीं मोड़ सकते, मतलब प्रकाश की किरण तो हमेशा बिल्कुल सीधी रहेगी, उस किरण को इस प्रकार से मोड़ा नहीं जा सकता, मतलब प्रकाश की किरण को तो नहीं मोड़ सकते, पर प्रकाश की दिशा को तो बदल सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था प्रकाश की दिशा को किस प्रकार बदला जा सकता है। अगर प्रकाश को आप किसी दर्पण पर टकरा दो तो दर्पण प्रकाश की दिशा को क्या बदल देगा। ठीक है, तो इसी चीज का यूज करके परिदर्शी का निर्माण किया गया है। जैसे कोई सैनिक है, वो बंकर के अंदर है, वो बंकर के बाहर देखना चाहता है कि बंकर के बाहर क्या हो रहा है, या कोई दुश्मन सैनिक है आसपास है या नहीं है। ठीक है, कि उसके लिए बाहर निकलना सेफ है या नहीं है। ठीक है, तो वो किसका यूज करेगा, परिदर्शी का। देखो परिदर्शी को बनाना बहुत ही सिंपल है, इसमें दो दर्पण लगाएंगे, एक तो ये मिरर हो गया, ठीक है, दूसरा ये दर्पण हो गया। तो देखो जैसे ही बाहर से आने वाला प्रकाश इस दर्पण पर टकराएगा, ठीक है, वो परावर्तित होकर मतलब टकराकर दूसरे दर्पण तक पहुंच जाएगा। ठीक है, उससे परावर्तित होकर मतलब टकराकर जो भी सैनिक है उसकी आंख तक पहुंच जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिदर्शी या पेरिस्कोप बनाने के समय प्रकाश के किस गुण को काम में लिया जाता है। तो देखो परावर्तन या अपवर्तन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परावर्तन। क्यों, क्योंकि जहां पर भी दर्पण लगा हो, जहां पर क्या लगा हो, दर्पण लगा हो, वहां पर प्रकाश के परावर्तन के गुण का ही यूज किया जाता है, क्योंकि दर्पण प्रकाश का परावर्तन करता है। अगला क्वेश्चन है, कैलाइडोस्कोप प्रकाश के किस गुण के आधार पर काम करता है। कैलाइडोस्कोप प्रकाश के किस गुण के आधार पर काम करता है। देखो ऑप्शन नंबर 1 परावर्तन, ऑप्शन 2 अपवर्तन, ऑप्शन 3 वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन 4 प्रकीर्णन। तो देखो जिसने भी पिछली क्लास देखी है उसे तो मैंने बताया था। ठीक है, तो कैलाइडोस्कोप में दर्पण लगे होते हैं। देखो एक तो ये दर्पण हो गया, एक इसके दूसरी साइड, एक नीचे वाली साइड, मतलब 3 तो समतल दर्पण हो गए, एक बिल्कुल नीचे ये भी समतल दर्पण है, मतलब इसमें भी दर्पण का यूज किया गया है। कैलाइडोस्कोप में भी किसका यूज किया गया है, दर्पण का। और जहां पर दर्पण का यूज किया जाता है वहां पर होता है प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में मैंने आपको यह भी बताया था कि कैलाइडोस्कोप का यूज किस लिए किया जाता है, डिजाइन या पैटर्न बनाने के लिए, मतलब अलग अलग टाइप के डिजाइन बनाने के लिए। तो देखो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले 3 समतल दर्पण है वो लेने, उनको इस प्रकार से चिपका देना है, चिपकाने के बाद उसको एक ट्यूब में डाल देना है, मतलब बेलनाकार नली है उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद में उसमें कुछ रंगीन कांच के टुकड़े डालना है, रंगीन कांच के टुकड़े डालना है। इसके बाद में इसको ऊपर से घुमाना है, घुमा घुमा कर देखना है, हर बार आपको अलग अलग पैटर्न या डिजाइन देखने को मिलेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, कैलाइडोस्कोप की विशेषता क्या नहीं है। कैलाइडोस्कोप की विशेषता क्या नहीं है। देखो इससे नए पैटर्न बनाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है कि नए नए डिजाइन प्राप्त कर सकते हैं कैलाइडोस्कोप की सहायता से। इससे वस्त्रों के डिजाइन बनाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा, इसमें पैटर्न दोबारा नहीं दिखाई देते, ये भी बिल्कुल सही बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रकार के अपने पैटर्न बना सकते हैं, तो इसमें पैटर्न कोई भी दोबारा दिखाई नहीं देता। यह अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि अपवर्तन कहां पर आएगा, जहां पर लेंस आएगा। ठीक है, जहां पर दर्पण आएगा वहां पर आएगा प्रकाश का परावर्तन। तो कैलाइडोस्कोप अपवर्तन के सिद्धांत पर काम नहीं करता, कैलाइडोस्कोप प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, रोगी वाहन पर एम्बुलेंस जो शब्द है वो उल्टा लिखा होता है, वो उल्टा क्यों लिखा होता है। देखो 2 ऑप्शन है, पार्श्व परिवर्तन के कारण और दूसरा जल प्रतिबिंब बनने के कारण। तो दोनों को समझ लेते हैं। देखो पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है और जल प्रतिबिंब बनने के टाइम क्या होता है। देखो जब पार्श्व परिवर्तन होता है तो पहला भाग लास्ट बन जाता है और जो लास्ट भाग है वो पहला बन जाता है, मतलब जो लेफ्ट है वो राइट बन जाता है और जो राइट है वो लेफ्ट बन जाता है। दूसरा है जल प्रतिबिंब। देखो जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे आ जाता है और जो नीचे वाला भाग है वो ऊपर चला जाता है। तो देखो एम्बुलेंस में जो उल्टा लिखा होता है वो किसके कारण होता है, पार्श्व परिवर्तन के कारण।
देखो वो उल्टा इसलिए लिखा जाता है जिससे आगे वाला वाहन है वो अपने साइड मिरर में उस एम्बुलेंस के उल्टे शब्द को देखता है तो वो मिरर में उसको बिल्कुल सीधा दिखाई दे। देखो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी स्टील के चम्मच का आंतरिक मतलब अंदर वाला भाग क्या होता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। देखो जिस दर्पण में प्रकाश की किरणें अंदर की तरफ टकराती हैं, प्रकाश की किरणें अंदर की तरफ टकराती है वो हो गया अवतल दर्पण। और जिस दर्पण में प्रकाश की किरणें बाहर या ऊपर उठे हुए भाग पर टकराती है, ऊपर वाले भाग पर टकराती है तो उत्तल दर्पण, अगर अंदर वाले भाग पर टकराती है तो अवतल दर्पण। देखो अब चम्मच है, चम्मच को आप पकड़ो, चम्मच का अंदर वाला भाग देखो तो अंदर वाला भाग किसके जैसा होगा, अवतल दर्पण के जैसा। देखो अगला क्वेश्चन है, साइकिल की घंटी किस दर्पण की भांति व्यवहार करती है। तो देखो जो साइकिल की घंटी होती है वो इस प्रकार से होती है, कुछ ऊपर उठी हुई, मतलब प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा। अगर प्रकाश ऊपर उठे हुए भाग पर पड़ता है तो वो दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। जब प्रकाश ऊपर उठे हुए भाग पर पड़ता है तो दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। तो साइकिल की घंटी किस दर्पण की भांति व्यवहार करती है, उत्तल दर्पण की भांति। इसके बाद में अपसारी दर्पण कौन सा होता है और अभिसारी दर्पण कौन सा होता है। क्वेश्चन 13 और 14 दोनों एक साथ देख लो। देखो अपसारी दर्पण, नाम से पता चल रहा है अपसारी मतलब पसारना या फैलाना, मतलब जो दर्पण प्रकाश किरणों को फैला देता है वो दर्पण होता है अपसारी। तो दोनों पर प्रकाश डाल के देखते हैं। देखो अवतल दर्पण है वो प्रकाश को इकट्ठा करता है, क्यों, क्योंकि ये देखो अंदर की तरफ थोड़ा झुका हुआ है तो ये प्रकाश को इकट्ठा करता है। उत्तल दर्पण है ये प्रकाश को फैला देता है, उत्तल दर्पण है ये प्रकाश को फैला देता है। तो उत्तल दर्पण हो गया प्रकाश को फैलाने वाला दर्पण, मतलब उत्तल दर्पण हो गया अपसारी दर्पण। और जो दूसरा है वो हो गया अभिसारी दर्पण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विवाह समारोह में सजावट के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण। तो जब भी विवाह होता है तो वहां पर सजावट के रूप में प्रकाश ज्यादा चाहिए अपने को, ठीक है। ज्यादा कब बनेगा प्रकाश, जब प्रकाश को फैलाया जाएगा, जब प्रकाश को फैलाया जाएगा। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाता है, इसलिए विवाह समारोह में सजावट के रूप में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। देखो प्रतिबिंब दो तरीके से बन सकता है, एक तो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन जाए, एक प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बन जाए। जो प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है उसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। जब भी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर या पीछे बनेगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, वो प्रतिबिंब होता है आभासी। अगर कोई प्रतिबिंब दर्पण के बाहर बनता है, प्रतिबिंब अगर दर्पण के बाहर बनता है तो वो प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब होता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण के अंदर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये प्रतिबिंब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। देखो प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बन रहा है, मोमबत्ती सीधी है और इसका प्रतिबिंब है वो भी बिल्कुल सीधा बन रहा है। तीसरा प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। जैसे अगर मोमबत्ती 5 सेंटीमीटर लंबी है तो प्रतिबिंब की लंबाई भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, मतलब प्रतिबिंब समान आकार का बनेगा। चौथा ऑप्शन है कि प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, मतलब दर्पण के प्रतिबिंब कितना अंदर बनेगा, और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, बिंब मतलब वस्तु की दर्पण से दूरी की आधी होती है। ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो गया, क्योंकि जो दर्पण है प्रतिबिंब उसके अंदर उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर बाहर वस्तु है। अगर देखो वस्तु है वो दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है तो दर्पण के अंदर प्रतिबिंब है वो भी दर्पण के अंदर 10 सेंटीमीटर दूर बनेगा। मतलब दर्पण की वस्तु से दूरी और दर्पण की प्रतिबिंब से दूरी दोनों एक बराबर होती है। देखो अगला क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और सीधा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है। पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है समतल दर्पण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो देखो छोटा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बनाता है, उत्तल दर्पण, ठीक है। देखो मैंने आपको 4 प्रकार के प्रतिबिंब बनाने बताए थे। अगर पूछ ले उल्टा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है तो वो बनाता है अवतल दर्पण।
उल्टा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। और सीधा प्रतिबिंब तीनों ही बनाते हैं। देखो कैसे, अगर पूछे सीधा और बड़ा प्रतिबिंब तो वो बनाएगा अवतल दर्पण। अगर पूछे सीधा और छोटा प्रतिबिंब तो वो बनाएगा उत्तल दर्पण। अगर पूछे सीधा और समान आकार का तो वो बनाएगा समतल दर्पण। तो देखो इसमें कौन सा पूछ रखा है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। अगर सीधा और छोटा का पूछ रखा है तो कौन सा आंसर होगा अपना, उत्तल दर्पण। देखो अगला क्वेश्चन, सड़क की मोड़ पर कौन सा दर्पण लगा होता है। ये देखो, ये दर्पण सड़क की मोड़ पर लगा है, ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण। ये दर्पण देखो थोड़ा बार उठा हुआ है, ठीक है, मतलब उठे हुए भाग पर प्रकाश की किरणें टकरा रही है, तो ये दर्पण कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। अब बात आती है कि यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण बनाता है सीधा और छोटा प्रतिबिंब। सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण ये वाला दर्पण है वो ज्यादा एरिया को कवर कर सकेगा और रोड पर आ रहे ज्यादा वाहनों को दिखा सकेगा। इस तरीके के दर्पण हमेशा मोड़ पर इसलिए लगाए जाते हैं कि दोनों रास्तों से आने वाले वाहन एक दूसरे को दर्पण के अंदर देख सकें, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों के साइड मिरर मतलब जो बराबर में मिरर लगा होता है, दर्पण लगा होता है, उसमें किस दर्पण का यूज किया जाता है साइड मिरर के रूप में। तो देखो यहाँ पर भी उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब। सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने के कारण ये रोड के ज्यादा एरिया को कवर कर पाएगा। वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब, मैंने आपको बताया है कि सीधा और छोटा तो उत्तल दर्पण, सीधा और छोटा तो उत्तल दर्पण, सीधा और बड़ा तो कौन सा दर्पण यूज होगा, अवतल दर्पण। तो वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। देखो दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। देखो दर्पण का उपयोग इस चीज पर निर्भर करता है कि उस दर्पण को किस काम में लिया जा रहा है। देखो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहता है, दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहता है, साथ में सीधा प्रतिबिंब भी देखना चाहता है, मतलब सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहता है। तो सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन, दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा देखने के लिए दांतों को मतलब एक तरीके से दांत हो गए, उसके लिए वस्तु, दांतों को कहां पर रखेगा कि प्रतिबिंब कैसा बन जाए, बड़ा, सीधा और बड़ा। देखो अगर आपने पिछली क्लास लगाई है, मतलब प्रतिबिंब बनाने वाली क्लास, तो आपको पता होगा कि अगर अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है, अवतल दर्पण से सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाना है, तो वस्तु को रखेंगे फोकस बिंदु और दर्पण के बीच में। जब वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच में रखेंगे तो बड़ा प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे। कहां पर बनेगा, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे बिल्कुल सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। दांत का तो दांतों को कहां पर रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में, P और F के बीच में। क्वेश्चन है कि सेविंग दर्पण के रूप में कौन सा दर्पण काम आता है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। सबसे पहले ये देखना है कि दर्पण को किस काम में लिया जा रहा है, ठीक है। सेविंग दर्पण में भी फेस को बड़ा देखना है, सीधा देखना है और बड़ा देखना है, ठीक है। जब भी सीधा और बड़ा देखने की बात आए तो कौन से दर्पण का यूज करेंगे, अवतल दर्पण। कौन से दर्पण का यूज करेंगे, अवतल दर्पण। तो यहाँ पर देखो फेस को सीधा देखना है और फेस को बड़ा देखना है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वस्तु के समान आकार का और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। देखो समान आकार का और सीधा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है, मैंने आपको बताया था सीधा और बड़ा है तो अवतल, सीधा और छोटा है तो उत्तल, और सीधा और समान आकार का आए तो समतल दर्पण। जैसे अपने देखा था, किसी भी वस्तु को अगर समतल दर्पण के सामने रख दें, ठीक है, तो वस्तु का सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा।
देखो अगला क्वेश्चन, उल्टा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? मैंने आपको बताया था उल्टा दर्पण सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण ही बनाता है, क्योंकि समतल दर्पण सीधा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, उत्तल दर्पण सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है, उल्टा प्रतिबिंब भी अवतल दर्पण बनाता है, और सीधा और बड़ा प्रतिबिंब भी अवतल दर्पण बनाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, असत्य कथन मतलब गलत है उसको अलग करना है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, ये बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया था वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से बाहर बनता है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बनता है। देखो पहला ऑप्शन है वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, मतलब बिल्कुल सही बात है। दूसरा है आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दे पर का मतलब हुआ दर्पण से बाहर किसी भी स्थान पर बन सकता है वास्तविक प्रतिबिंब, पर जो आभासी प्रतिबिंब है वो हमेशा दर्पण के अंदर ही बनेगा। देखो इसके बाद चौथा, सभी असत्य है, ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि सभी के सभी सत्य हैं। देखो अगला क्वेश्चन, असत्य कथन कौन सा है? पहला है कि कांच पारदर्शी होता है। पारदर्शी मैंने आपको बताया था, पारदर्शी जिसके आर पार देख सके, कांच के आर पार देख सकते हैं, मतलब कांच पारदर्शी होता है। दूसरा, लकड़ी अपारदर्शी होती है। ठीक है, मतलब लकड़ी के आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, तो लकड़ी अपारदर्शी होती है। पारदर्शी मतलब जिसकी आर पार देखा जा सके, और अपारदर्शी मतलब जिसकी आर पार ना देखा जा सके। तीसरा, तेल लगा कागज पारभासी होता है। पारभासी मतलब जिसके आर पार स्पष्ट ना देखा जा सके, थोड़ा बहुत दिखे। ठीक है, मतलब आर पार देखने का केवल आभास हो उसे ही कहते हैं पारभासी। तो तेल लगा कागज पारभासी होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो अगला, लोहा पारदर्शी होता है, ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि लोहे के आर पार नहीं देख सकते। देखो अगला क्वेश्चन, सौर चूल्हे में कौन सा दर्पण काम आता है? पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण। देखो यहाँ पर ये दर्पण है, ये अंदर धसा हुआ है। ठीक है, जो दर्पण अंदर धसा हुआ होता है वो दर्पण होता है अवतल दर्पण, वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। देखो कैसे, देखो अवतल दर्पण में अंदर धसे हुए भाग पर प्रकाश टकराता है। प्रकाश कहाँ पर टकराता है? अंदर धसे हुए भाग पर। देखो ये लाइन है, इस लाइन को कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में बताई है, प्रतिबिंब निर्माण वाली वीडियो में। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है, मतलब बहुत दूर से आती है, अनंत से आती है, वो किरणें टकराकर कहाँ से जाती है? फोकस बिंदु में से। टकराकर कहाँ से जाएगी? फोकस बिंदु में से। तो सौर चूल्हे में भी यही हो रहा है। ठीक है, मतलब किरणें बहुत दूर से आ रही है। ठीक है, मतलब सूर्य से आ रही है किरणें, सारी की सारी किरणें दर्पण से टकरा के कहाँ पर जा रही है? फोकस बिंदु पर। कहाँ पर जा रही है? फोकस बिंदु पर, जिससे कि अगर अपने खाना है वो फोकस बिंदु पर रखेंगे तो वो पक जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन इसी चीज पर है कि सौर चूल्हे में भोजन को कहाँ पर रखा जाता है? पहला ऑप्शन है सी पर, दूसरा ऑप्शन है सी और एफ के बीच में, तीसरा ऑप्शन है एफ पर, चौथा ऑप्शन है एफ और पी के बीच में। पी देखो ये यहाँ पर होता है। देखो तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भोजन को रखा जाता है फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि जो बहुत दूर से आने वाला प्रकाश होता है वो दर्पण से टकराने के बाद में कहाँ पर मिलता है? फोकस बिंदु पर। देखो अगला क्वेश्चन है, कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण काम में आता है? देखो इस दर्पण में भी प्रकाश टकराएगा तो अंदर धसे हुए भाग पर टकराएगा, और जिस दर्पण में प्रकाश अंदर धसे हुए भाग पर टकराता है वो दर्पण होता है अवतल दर्पण। ऐसे अंदर धसा हुआ, ऐसे अंदर धसा हुआ भाग। देखो ये उपयोग वाले सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखो कार की हेडलाइट में बल्ब को कहाँ पर रखा जाता है? मतलब हेडलाइट तो ये हो गई, अपने को समझ आ गया कि इसमें अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, पर पूछ रहा है कि बल्ब को कहाँ पर रखा जाता है। तो देखो पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो बहुत दूर से आने वाली किरणें हैं वो तो टकराकर फोकस बिंदु के अंदर से जाएगी, और जो किरण फोकस में से निकल रही है, मतलब जो किरण फोकस में से निकल रही है वो टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब ये दोनों किरणें एक दूसरे की उल्टी होती है। जो पहले बहुत दूर से मतलब समांतर किरण आती है, ठीक है, वो तो फोकस में से जाएगी, और जो फोकस में से जा रही है वो टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी चीज का इसमें यूज किया गया है। देखो कैसे, देखो जब बल्ब को दर्पण के फोकस पर रखा जाता है,
बल्ब को कहाँ पर रखा जाता है, दर्पण के फोकस पर, तो उसका प्रकाश चारों तरफ जाएगा, ठीक है, प्रकाश सभी दिशा में जाएगा। जब प्रकाश दर्पण पर टकराएगा तो वो फोकस से जाने वाली किरण है, फोकस से जाने वाली किरण का प्रकाश जब दर्पण पर टकराता है तो वो प्रकाश आगे समांतर जाता है। देखो सोचो, अगर यहाँ पर इस अवतल दर्पण का प्रयोग ना करें, सीधा बल्ब जला दें, सीधा बल्ब जला दें तो प्रकाश चारों दिशाओं में फैल जाएगा, तो वो प्रकाश बस 2-3 फीट तक ही पहुंच पाएगा। पर जब हम अवतल दर्पण का यूज करते हैं तो प्रकाश सीधा आगे बहुत दूर तक जाता है। तो देखो कार की हेडलाइट में बल्ब को कहां पर रखा जाता है, फोकस बिंदु पर। फोकस बिंदु पर इसलिए रखा जाता है ताकि उसकी रोशनी आगे बहुत दूर तक जाए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के समय कोण आई कोण आर से बराबर बड़ा होता है, या कोण आई कोण आर से छोटा होता है, या कोण आई कोण आर के बराबर होता है, या कोण आई कोण आर के बराबर नहीं होता। तो देखो, जब भी किसी दर्पण पर प्रकाश टकराता है, दर्पण पर प्रकाश टकराता है तो आने वाली किरण, मतलब जो दर्पण पर टकराने वाली किरण है उसको कहते हैं आपतित किरण, उसको कहते हैं आपतित किरण। जो टकराकर जाने वाली किरण होती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण, जो टकरा कर जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और जो लाइन दर्पण पर प्लस का निशान बनाती है उस लाइन को कहते हैं अभिलंब, ठीक है, उस लाइन को कहते हैं अभिलंब। अभिलंब और जो पहले आने वाली किरण है उनके बीच में जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं आपतन कोण, क्योंकि आपतित किरण जो कोण बनाती है वो कोण हो गया आपतन कोण, और जो परावर्तित किरण जो कोण बनाती है उस कोण को कहेंगे परावर्तन कोण। तो देखो, इसमें दोनों कोण हमेशा ही बराबर होते हैं। अगर कोण आई 30 डिग्री है तो कोण आर भी कितना होगा, 30 डिग्री। कहने का मतलब कोण आई और कोण आर दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के समय समतल में, समतल में मतलब एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं। पहला ऑप्शन है आपतित किरण, दूसरा ऑप्शन है परावर्तित किरण, तीसरा ऑप्शन है अभिलंब और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो देखो यहाँ पर एक तल मतलब समतल कौन सा हो गया, मेज। देखो मेज ना तो ऊपर उठा हुआ है ना ही अंदर धसा हुआ है, मतलब मेज एक समतल है, ठीक है। तो आपतित किरण, ये देखो ये बैटरी से जो आ रही है मतलब आपतित किरण, क्योंकि ये दर्पण पर टकराने वाली किरण है आपतित किरण, और जो टकरा कर जाने वाली किरण है मतलब परावर्तित किरण, दोनों ही समतल को मतलब मेज को टच कर रही है, ठीक है। और अभिलंब है जो कि इसके बिल्कुल बीच में होता है, वो भी मेज को टच कर रहा है, मतलब आपतित किरण भी मेज को टच कर रही है, परावर्तित किरण भी टच कर रही है और अभिलंब भी मेज को टच कर रहा है। मतलब तीनों एक ही तल में, मतलब तीनों समतल में, मतलब तीनों मेज को टच कर रहे हैं। उपयुक्त सभी एक ही तल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा अवतल दर्पण और चौथा उपयुक्त सभी। तो देखो जहां भी दर्पण आ जाए, चाहे दर्पण कौन सा भी हो, समतल हो चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दर्पण परावर्तन के नियमों का पालन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से परावर्तन का प्रकार है। पहला ऑप्शन है नियमित परावर्तन, दूसरा ऑप्शन है विसरित परावर्तन और तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखो परावर्तन के दो प्रकार अपने पढ़े थे पिछली क्लास में। तो पहला देखो नियमित परावर्तन कौन सा होता है, जब परावर्तन किसी दर्पण के द्वारा होता है। देखो कैसे, जब किसी दर्पण पर प्रकाश टकराता है, ठीक है, तो जो परावर्तन होता है उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन मतलब बिल्कुल चिकनी सतह से होने वाला परावर्तन होता है, वो नियमित परावर्तन होता है। तो देखो नियमित परावर्तन में जो टकरा कर जाने वाली किरण है वो सभी एक ही दिशा में जाती है। और विसरित परावर्तन चिकनी सतह से नहीं, विसरित परावर्तन खुरदरी सतह से होता है। तो देखो जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह पर टकराता है तो जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन नहीं होता, वो परावर्तन होता है विसरित परावर्तन। क्यों? क्योंकि उसमें प्रकाश की किरणें अलग अलग दिशा में फैल जाती हैं। जैसे दिन के समय किसी कमरे के अंदर थोड़ा बहुत उजाला होता है तो वो उजाला किसके कारण होता है, विसरित परावर्तन के कारण। और जैसे किसी अंधेरे कमरे में अपने दर्पण के द्वारा अगर प्रकाश पहुंचा दें तो वो प्रकाश किसके द्वारा पहुंचाया, नियमित परावर्तन से। मतलब नियमित परावर्तन होता है दर्पण के द्वारा और विसरित परावर्तन कोई भी खुरदरी सतह के द्वारा हो सकता है।
देखो अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के लिए सत्य नहीं है, मतलब असत्य है, गलत है। देखो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु वास्तविक होता है। पहला देख लेते हैं वास्तविक होता है या नहीं। तो अवतल दर्पण में किरणें वास्तव में मिलती है, तो अवतल दर्पण का फोकस बिंदु होता है वास्तविक, मतलब ये तो हो गया बिल्कुल सही। दूसरा, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु काल्पनिक होता है। देखो कैसे, देखो उत्तल दर्पण पर जब प्रकाश की किरणें टकराती है तो उत्तल दर्पण क्या करता है, उन किरणों को फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है। अब देखो चारों तरफ फैलाने के बाद में ये किरणें वास्तव में कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऊपर वाली किरणें ऊपर चली जाएगी और नीचे वाली किरणें नीचे चली जाएगी, तो वास्तव में तो कभी मिलेगी नहीं। तो इनको पीछे करके मिलाना पड़ेगा। जब भी किरणों को पीछे करके मिलाया जाता है, मतलब किरणें वास्तव में नहीं मिलती है, तो जो फोकस बिंदु होता है वो वास्तविक नहीं, फोकस बिंदु होता है वो काल्पनिक होता है, काल्पनिक या आभासी। तो ये बात भी सही है, उत्तल दर्पण का फोकस बिंदु आभासी होता है। तीसरा देखो, गोलीय दर्पण के लिए R बराबर 2 गुणा F। देखो यहाँ पर छोटा f लिखना था, क्योंकि बड़ा f है वो तो फोकस बिंदु को दर्शाता है, छोटा f है वो फोकस दूरी को दिखाएगा। फोकस दूरी मतलब दर्पण से फोकस बिंदु की दूरी, वो तो हो गई फोकस दूरी। और r क्या हो गया, दर्पण से लेके C तक की दूरी है, वो हो गई r। तो देखो यहाँ पर अगर फोकस दूरी 1 होगी तो r हमेशा कितनी होगी, 2। फोकस दूरी अगर 5 होगी तो r कितनी होगी, 10। तो मतलब गोलीय दर्पण जो भी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है उसके लिए R है वो हमेशा ही फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुणी। तो R बराबर 2 गुणा F, ये बात भी बिल्कुल सही है। देखो अगला, गोलीय दर्पण का केंद्र C होता है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि देखो गोलीय दर्पण है जो भी उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण है इनका केंद्र C नहीं होता, इनका केंद्र होता है P मतलब ध्रुव। तो देखो ये C क्या है, C उस बड़े गोले का केंद्र है जिसको काटकर गोलीय दर्पण को बनाया गया है। देखो ये सारी बातें आप अच्छी तरीके से समझना चाहते हो तो परावर्तन की मैंने 3 क्लासें करवा दी है। अगर आप उन क्लासों को देख लेते हो तो आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। देखो ये MCQ वाली क्लास अपने क्यों बनाई है, जिससे आपका अच्छी तरीके से रिविजन हो सके। देखो अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के लिए R मतलब वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 अवतल दर्पण बनाए हैं, ठीक है। तो एक में तो अवतल दर्पण बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है और दूसरा दर्पण है वो कम मुड़ा हुआ है। तो देखो जो मुड़ाव होता है उसे ही कहते हैं वक्रता। तो देखो जब वक्रता या मुड़ाव ज़्यादा होता है तो जो बड़ा गोला बनाएंगे वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। बड़ा गोला छोटा बनेगा तो जो इसका केंद्र है मतलब सेंटर है वो पास आ जाएगा। सेंटर पास आने से इसके लिए R का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर देखो जब वक्रता या मुड़ाव कम होता है तब गोला बनाते हैं तो वो गोला बड़ा बनता है। बड़ा बनने के कारण जो इसका सेंटर है उसकी दर्पण से दूरी ज़्यादा हो जाएगी। कहने का मतलब ये मुड़ाव है, इसको जितना कम करेंगे R उतनी ही बड़ी होती जाएगी। देखो पहले R इतनी सी थी, बाद में R इतनी हो गई। तो समतल दर्पण में तो इस मुड़ाव को बिल्कुल खत्म ही कर देंगे, क्योंकि समतल दर्पण तो बिल्कुल सीधा होता है। समतल दर्पण बिल्कुल सीधा होता है तो मतलब R बहुत दूर चली जाएगी। R बहुत दूर मतलब R कितनी हो जाएगी, अनंत। तो समतल दर्पण के लिए R कितनी होती है, अनंत। देखो अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के लिए क्या सही है। पहला U नेगेटिव होता है, दूसरा V पॉजिटिव होता है, तीसरा F पॉजिटिव होता है। तो देख लेते हैं। तो देखो वस्तु कहाँ पर है, जब भी किरणें बहुत दूर से आती हैं तो ऐसा मान सकते हैं कि वस्तु अनंत पर है या बहुत दूर है। और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस बिंदु पर। U होती है वस्तु की दूरी, V होती है प्रतिबिंब की दूरी और F होती है फोकस दूरी। पर इनका प्लस माइनस किस प्रकार से देखेंगे, तो देखो जो दर्पण है, ठीक है, दर्पण के लेफ्ट साइड में है वो होता है माइनस, दर्पण के राइट साइड में है वो होता है प्लस। तो देखो यहाँ पर वस्तु की दूरी दर्पण से माइनस वाली साइड में है, ठीक है, मतलब U है वो तो हो गया माइनस में, और प्रतिबिंब है वो दर्पण से राइट साइड में है तो प्रतिबिंब हो गया
मतलब प्रतिबिंब की दूरी v लेंगे प्लस में, और फोकस दूरी क्या होती है, p मतलब दर्पण और फोकस बिंदु के बीच की दूरी, वो भी जा रही है प्लस में, क्योंकि वो भी है दर्पण के राइट साइड में। तो आप बस ये याद रखना कि उत्तल के लिए u v f, u होती है माइनस, v होती है प्लस में और f होती है प्लस में। अगर पूछ ले अवतल के लिए, तो अवतल के लिए सभी होती है माइनस में, मतलब u की दूरी माइनस में, v की दूरी भी माइनस में और f की दूरी भी माइनस में। मतलब अवतल के लिए सब कुछ माइनस में है, उत्तल के लिए सिर्फ और सिर्फ u माइनस में है। इसके बाद में वो दो क्वेश्चन जो पिछली बार एलडीसी में आए थे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप बनाने के काम में ली जाती है। ये देखो, ये होता है पेरिस्कोप, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि आपको दर्पण लगे होते हैं, दर्पण जहां भी आ जाए वो करेंगे प्रकाश का परावर्तन। देखो एक ये क्वेश्चन आया था कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है। तो ये बना लेते हैं। सबसे पहले देखो हैं, इसने क्या कह रखा है कि एक आपतित किरण और समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण, ये पूरा कोण 60 दे रखा है। पूरा कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई है। देखो विचलन का मतलब होता है अपने रास्ते से भटक जाना। मतलब ये किरण अपने रास्ते से कितने कोण भटकी है। देखो ये किरण बिल्कुल सीधा जाना चाहती थी पर इतनी मुड़ चुकी है, तो ये कोण इसके लिए एक विचलन कोण है। तो देखो एक सीधी रेखा है, उस पर सभी जितने भी कोण हैं उनका जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। तो देखो ये कोण 60 है, तो ये कोण कितना हो गया, 120। तभी तो दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। देखो पिछली बार तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन आया था, ठीक है, पर हो सकता है इस बार कोई अलग क्वेश्चन आ जाए तो न्यूमेरिकल भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वाली क्लास में क्या करेंगे, दर्पण सूत्र, लेंस सूत्र, आवर्धन सूत्र, इनसे जितने भी न्यूमेरिकल बन रहे हैं वो सारे के सारे करेंगे, ठीक है। तो आज की एमसीक्यू वाली क्लास अपनी एक तरीके से रिवीजन की क्लास थी, ठीक है। जिसने भी पिछली सारी क्लासें, मतलब 2 या 3 क्लास है वो, ठीक है, तो वो सभी देखी है, तो उसके लिए ये क्लास करना बहुत ही ईजी था। पर जिसने भी वो क्लास अभी तक नहीं देखी तो पहले जाकर वो क्लासें देख ले। अगर आपने वो क्लासें देख ली तो आपका परावर्तन टॉपिक से कोई भी डाउट नहीं बचेगा।